नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है बोधायन एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने हाजिर हुए हैं। साइंस में फिजिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा था। हमारा जो टॉपिक था लाइट वो चल रहा था और उसमें हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। आज उसी क्लास को हम आगे करेंगे। लास्ट की जो क्लास थी वो आजकल आपको पता है गर्मी का बहुत भयंकर दौर चल रहा है और इस दौर में जो है बिजली की जो सप्लाई है वो लगातार जो है बार बार वो बाधित होती जा रही है। तो उस वजह से लास्ट की हमारी क्लास जो है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हमारी क्लास बीच में स्टॉप हो गई थी। तो आज अपन उसको शुरू करेंगे, तो उस वहीं से शुरू करेंगे जहां पे अपनी क्लास लास्ट की खत्म हो गई थी। तो ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे दे सकते हैं। सिर्फ एक ही मुहिम है कि आपको किसी भी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल बनाया जाए और आपका उसमें कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन इसी अच्छे पद के लिए आपका चयन हो। सिर्फ यही उम्मीद है और इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि गूगल प्ले स्टोर पर बोधायन एजुकेशन के नाम से अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आपको भारत के किसी भी एग्जाम की आपको उसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे। चाहे कोई भी किसी भी स्टेट का एग्जाम हो आपको उसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप आसानी से वहाँ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस के ऊपर हमने मॉक टेस्ट रखे हैं। प्रत्येक एग्जाम में एक मॉक टेस्ट हमारा फ्री होगा, बाकी आपको उसके साथ एक एडिशन आपको मंथली या ईयरली आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। बहुत कम प्राइस पे मैंने रखे हैं क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको किसी भी तरीके से बहुत कम पैसे में और आपको एक एजुकेशन मिले। तो आपको YouTube पे मैं आपको एक क्लासेस फ्री में दे रहा हूँ, आपसे कोई किसी तरह का चार्ज नहीं ले रहा हूँ और आपको तैयारी करने के लिए आप मॉक टेस्ट पे हमारी एप्लीकेशन को यूज ले सकते हैं। ठीक है, नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ तो आपको ध्यान रहेगा कि अपनी जो एप्लीकेशन है बोधायन, तो ये आपको ध्यान रखना है। बोधायन एजुकेशन करके जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे अपने को ये एक एप्लीकेशन मिलेगी और वहां से आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल जो जिस बिंदु पर हम थे वो हमारा जो पॉइंट था वो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। ये एग्जाम्पल्स कल मैंने आपको बताए थे, तो आप देखिए ये यहाँ पे हम थे और हम बात कर रहे थे कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि दर्पण के आपको याद रखना है कि दो ही प्रकार होते हैं और एक प्रकार आपका होता है जिसे हम कहते हैं समतल दर्पण और दूसरा प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। तो दो प्रकार होते हैं। तो जो गोलीय दर्पण जो होता है उसके भी दो प्रकार होते हैं और उन दो प्रकारों में हम कहते हैं कि एक अवतल दर्पण है और दूसरा कौन सा दर्पण है, आपका उत्तल दर्पण है, और पहला होता है समतल दर्पण। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि दो प्रकार आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक आपका समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ये सामान्य जानकारी है, आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि देखिए बेसिक आपका जितना मजबूत होगा, बेस आपका जितना मजबूत होगा, उतना ही आप किसी चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। बाकी आपको याद करने और रटने की कहीं आवश्यकता पड़ेगी नहीं, मैंने आपको बताया हुआ है, कहीं भी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ऐसा समय मैं नहीं आने दूंगा जहां आपको रटना पड़े, जहां आपको याद करना पड़े। ठीक है, अपना एक ही मिशन है कि सिर्फ जुगाड़ के साथ अपने को पढ़ना है और जुगाड़ आपको दिमाग में हमेशा ही रहेगा, उसको याद करने की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण में हम बात कर रहे थे कि आपका जो प्लेन मिरर जो होता है, इस प्लेन मिरर में क्या क्या होता है, इन वाली बातों को आपको समझना है। तो देखिए आपका जो समतल दर्पण होता है, ये समतल दर्पण वो होता है जिस समतल दर्पण में आप क्या करते हैं, जिसमें आप घर पे जाके चेहरा देखते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पे समतल दर्पण। उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से हम शुरू कर रहे हैं समतल दर्पण को। तो समतल दर्पण में आपको जो बेसिक बात याद रखनी है वो देखिए क्या होता है कि समतल दर्पण में जब आप अपना चेहरा देखते हैं, यानी जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं वो दर्पण होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो आप देखना कि आपका जो प्रतिबिंब जो बनेगा, आपका क्या बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब आपके दर्पण से, प्रतिबिंब जो है वो आपके दर्पण से
दर्पण से जो आपकी दूरी होगी, यानी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु की जो दूरी होगी दर्पण से, उतनी दूरी पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। उतनी दूरी पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी ये जो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है, दर्पण से आपके वस्तु के बीच की जो दूरी है, ये दोनों दूरी क्या होंगी, समान। ये दोनों दूरी क्या होंगी मित्रों, समान होंगी। तो ये याद रखना है कि दर्पण से प्रतिबिंब और दर्पण से वस्तु के मध्य की दूरी क्या होगी, हमेशा समान होगी। देखो ध्यान से समझना, ये कोई वस्तु यहां पे है, आप समझ लीजिए। मैं एक एग्जांपल यहां आपके लिए बना रहा हूं कि ये मान लीजिए आपका डायग्राम है, यहां पे आपका प्रतिबिंब बन गया। ये आपका डायग्राम है, ये आपका क्या है, दर्पण लगा हुआ है, और दर्पण में यहां पे आपका क्या बन रहा है, ये बन गया आपका प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब आपका बना है, तो आपके और दर्पण के बीच की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है, तो आपके और दर्पण के और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आ रही है कि अगर आपके और दर्पण के बीच की, मिरर के बीच की, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की अगर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगी, तो आपके मिरर और आपके जो इमेज जो फाउंड हुई है, जो बनी है, उस इमेज के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं इस बात को, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपका कोई जो प्रतिबिंब बना है, अगर मान लीजिए आप दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, तो आपके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, आपकी डबल होगी। वापस समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपके, ये आपका इमेज है, आपके और आपके मिरर के बीच में ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अगर उसने आपसे सवाल पूछा कि आपके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हमेशा याद रखना इस डिस्टेंस की डबल होगी। यानी क्योंकि अब वो पूछ रहा है यहां से यहां तक की बताइए, तो यहां से यहां तक की जब अगर वो मेरे से पूछेगा, तो यहां से यहां तक की मैं क्या बताऊंगा उसको कि देखिए यहां से लेके यहां तक की पूछ रहा है, तो अब ये मेरे लिए डबल हो जाएगी। मान लीजिए अगर ये वाली ए थी और ये वाली क्या थी आपकी, ये वाली भी ए थी, तो अब वो आपको पूछ रहा है कि ए के बीच की, ए और बी के बीच के मध्य की दूरी बताइए, तो आपको यहां बताना पड़ेगा कि ए और बी के मध्य की दूरी 2a हो जाएगी। तो ये वाली बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात आपको सबको समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ठोक दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहां तक की बातें हो गई हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं बिंदु नंबर 2 पर। बिंदु नंबर 2 क्या कहता है उसको समझिए। बिंदु नंबर 2 ये कहता है कि अगर, बिंदु नंबर 2 ये कहता है कि अगर आप किसी दर्पण के सामने खड़े हैं, बिंदु नंबर 2 ये कहता है कि आप किसी दर्पण के सामने खड़े हैं, जब आप दर्पण के सामने हैं और आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो उस समय आपका जो लेफ्ट होगा वो आपके प्रतिबिंब में राइट दिखाई देगा। यानी आपका जो लेफ्ट होगा वो प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा, राइट। और अगर आपके प्रतिबिंब में जहां पे राइट है, उधर आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जिधर आपका लेफ्ट होगा उधर मिलेगा राइट, और जिधर राइट होगा उधर क्या मिलेगा, लेफ्ट मिलेगा। बेसिकली मैं ये लिख सकता हूं इसको सामान्य शब्दों में कि आपका लेफ्ट, और ये करके अपन लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा राइट। यानी कि लेफ्ट दिखेगा राइट और राइट क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। सामान्य शब्दों में आप इसको समझ सकते हैं। कैसे, आप देखिए एक एग्जांपल से आप देखना कि जब आप घर पे किसी मिरर में देख रहे होते हैं, जब आप घर में किसी मिरर में देख रहे होते हैं, तो आप अपना लेफ्ट हाथ उठाना, आपका सामने क्या दिखेगा, राइट हाथ दिखेगा। ऐसे भी आपको समझ में नहीं आए तो समझिए कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, आपका और मेरा चेहरा क्या है, आमने सामने। ठीक दर्पण में भी आपका चेहरा ऐसे ही दिखाई देता है। अगर मैंने मेरा लेफ्ट हाथ उठाया तो आपको ये किधर दिख रहा है, राइट दिख रहा है। इसका मतलब मेरा जिधर लेफ्ट है उधर आपका क्या है, राइट है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि जिधर मेरा लेफ्ट होगा उधर आपका क्या होगा, राइट होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों से जब मैं सवाल पूछता हूं क्लास में कि आपको दर्पण में कैसा दिखाई देता है, आपका दर्पण आपके प्रतिबिंब को कैसा दिखाई देता है, तो वो कहते हैं कि साहब दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है उल्टा। कैसा दिखाई देता है, उल्टा। लेकिन यहां पे आपको सोचने की आवश्यकता है
कि जहां पे आपने समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा, प्लेन मिरर में आपने अपने इमेज को देखा, वहां पे आपको दिख रहा है कि आपका प्रतिबिंब उल्टा है। ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रतिबिंब उल्टा होता, अगर आपका प्रतिबिंब क्या होता, उल्टा होता, तो समझो आप क्या सिचुएशन होती, उस चीज को समझो। अगर आपका उल्टा होता तो आपकी इमेज इस तरीके से बनती, इस तरीके से बनती। इसे मैं कह सकता था कि ये कैसा इमेज बना है, उल्टा, यानी कि इन्वर्टेड बन गया, ये बन गया उल्टा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या नहीं होता मित्रों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, होता यह है कि आपको जो इमेज जो बन रही है, ये जो इमेज है, इस वाली इमेज को हम क्या कहेंगे, इस वाली इमेज को हम क्या कहेंगे भाई, ध्यान से देखो। ये जो इमेज बन रही है, इस वाली इमेज में सिचुएशन ये है, इस वाली इमेज में सिचुएशन ये है कि आपका लेफ्ट दिख रहा है राइट, आपका क्या दिख रहा है, आपका इधर है लेफ्ट और इधर है राइट। तो इधर आपका ये क्या दिख रहा है, लेफ्ट, और ये क्या दिख रहा है, राइट। यानी कि आपका लेफ्ट राइट दिख रहा है, राइट आपका लेफ्ट दिख रहा है। विज्ञान में इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। विज्ञान में इस घटना को क्या कहा जाता है भाई, पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। विज्ञान में इसको कभी भी उल्टा नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। तो यहां से रटने की आवश्यकता नहीं है, इसे कहते हैं पार्श्व परावर्तन। ठीक है, तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि समतल दर्पण में बनने वाली इमेज, आप ये कभी भी नहीं कहेंगे कि समतल दर्पण में बनने वाली जो इमेज है, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होता है, उस प्रतिबिंब में लेफ्ट दिखाई देगा राइट और राइट दिखाई देगा लेफ्ट। और विज्ञान में यह घटना पार्श्व परावर्तन कहलाती है, पार्श्व परावर्तन कहलाती है। ये वाली बात को आपको समझना है, इस वाली बात को मित्रों आपको समझना है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक की बातें अपन यहां कर रहे हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो अगली बात को अपने को देखना है कि आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे अपन बढ़ते हैं। तो आगे समतल दर्पण में और क्या होता है उसको समझिए, समतल दर्पण को समझते हैं। आगे है समतल दर्पण में, यह आपको बता दिया कि वस्तु के समान ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी वस्तु के समान ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो मैं यहां आपको लिख भी देता हूं कि वस्तु के समान क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के समान ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपको इधर मैं लिख देता हूं कि वस्तु के समान बनेगा आपका प्रतिबिंब। समतल दर्पण में वस्तु के समान ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के समान ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के समान ही प्रतिबिंब बनता है। यहां तक की बात समझ में आ गई कि वस्तु के समान ही क्या बनता है भाई, वहां पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब आता है कि अगर आपको अपना संपूर्ण प्रतिबिंब, अगर आपको वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, यह सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया और एज इट इज पूछा गया। जिस भाषा में मैं लिख रहा हूं, ऐसे कैसे पूछा गया कि अगर आपको वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उसको देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई, उसे देखने के लिए दर्पण की जो साइज होती है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी आपकी जो हाइट है, आपकी जो ऊंचाई है,
उसकी क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। उसकी कितनी होनी चाहिए मित्रों, आधी होनी चाहिए। यह सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की साइज आपकी आधी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। यह सवाल बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। एक सवाल और है ऐसा ही सेम, वो सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, वो सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। अब वो सवाल क्या है उसको समझिए। वो ये कहता है कि अगर आप किसी कमरे के मध्य में खड़े हैं, देखिए ये जो सवाल है बहुत व्यवहारिक और लॉजिकल बातें हैं, इनको समझना चाहिए, याद और रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए कि आप इसमें अपने आप को रखिए। यानी जब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब है तो उस समय आप अपने दिमाग को ले जाइए कि मेरे सामने एक दर्पण रखा है और मुझे उसमें मेरा पूर्ण प्रतिबिंब लेना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप अपने आप को रखिए उस दर्पण के सामने, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक और कंडीशन में खड़ा कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप किसी कमरे के मध्य भाग में खड़े हैं। समझिए कि आप किसी कमरे के मध्य भाग में खड़े हैं। आप अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। जब आप मध्य भाग में खड़े हैं तो आपके सामने लगे दर्पण में, इमेजिन कीजिए इस चीज को कि आपके सामने लगे दर्पण में, मिरर आपके सामने है, आपके सामने लगे दर्पण में आपके पीछे की दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है। बात को समझिए कि आपके सामने जो दीवार है, आपके सामने जो दीवार है जिस पे दर्पण लगा हुआ है, उस दर्पण में पीछे की दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपके दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो आपके दर्पण की जो यहां पे जो बात कर रहा है इसको आपको देखना है। तो आप ध्यान से देखिए कि इस वाले एग्जाम्पल में, यानी जहां पे पूर्ण प्रतिबिंब देखना था, इसमें सिर्फ दो लोग हैं। कौन? एक आप हैं और एक आपके सामने कौन है? दर्पण है। यहां पे दो चीजें हैं। अब जो मैं आपको नया एग्जाम्पल बता रहा हूं, नए एग्जाम्पल में मैं आपको कह रहा हूं कि आपके सामने, मैं आपको कह रहा हूं कि आपके सामने दीवार, आपके सामने दर्पण है। मैं कह रहा हूं कि आपके सामने दर्पण में, आपके सामने दर्पण में आपके पीछे की दीवार का, आपके पीछे की दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है। आपके पीछे की दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है। पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आप कमरे के मध्य भाग में हैं। तो आप कमरे के मध्य भाग में हैं, इस बात को समझना है कि आप कमरे के मध्य भाग में खड़े हैं। मध्य भाग में खड़े हैं, खड़े यानी कि आपकी स्थिति है। मध्य भाग में खड़े हैं यानी कि ये आपकी स्थिति है। ये आपकी क्या है भाई? स्थिति है। तो समझिए इस कंडीशन में क्या होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो दर्पण है उसकी साइज 1/3 होनी चाहिए, यानी 1/3, यानी कि 1/3 होनी चाहिए। तो हम यहां क्या बताएंगे कि उसकी होनी चाहिए कितनी? 1/3 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार दोनों सवालों में, और मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने 3, 4, 5 बार भी अगर आपने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर दिए हैं और अगर आपने पीछे आए हुए सवालों की किताब को देखा है तो आपको बहुत अच्छे से इस बात का पता होगा कि ये दोनों सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। ये दोनों सवाल प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। ये आपको आसानी से पता होगा। दोनों के दोनों सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे इनको याद करें, कैसे इनको याद करें। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता नहीं है तो फिर हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्यों हम इसको दिमाग में लाएं। तो देखो, पढ़ इसलिए रहे हैं कि परीक्षा में आएगा। और याद कैसे होगा, याद क्यों नहीं करना पड़ेगा, उसका है जुगाड़। क्या है भाई? जुगाड़। तो इसमें मैंने आपको बताया दो चीजें हैं। पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आपको, यानी एक तो आप हैं और एक आपके यहां कौन है? दर्पण। यानी कि इसमें दो लोग हैं। कितने लोग हैं भाई? 2 लोग हैं। तो आपको यहां पे इसका आंसर है 1/2, यानी कितने लोग हैं?
दो लोग तो हम कह सकते हैं कि 1/2। और यहां पे देखिए आपके सामने, यानी एक तो आप हैं, एक आपके सामने दर्पण लगा है और एक आपके पीछे की दीवार है, यानी हम यहां पे कहेंगे कि 1/3। तो आपके बात यहां पे याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको सीधे सवाल का क्या आएगा, आंसर आएगा, सीधे सवाल का मिलेगा जवाब। तो याद करने की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आपको समतल दर्पण को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां तक की बातें आपने देख ली हैं। उसके बाद हम बातें कर रहे हैं कि और कोई बिंदु अगर इसमें कोई रह गया हो तो इमेज मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये वाली बात आप ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता चुका हूं। अगला है कि दी इमेज इज वर्चुअल, यानी बनने वाली जो आपकी जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब हमेशा ही कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा मित्रों, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसको और आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज और आपकी वर्चुअल इमेज में फर्क ये होता है कि रियल इमेज को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी इमेज को यानी आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। और द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, यानी कि पार्श्व परावर्तित इमेज यहां पर बनती है। तो पार्श्व परावर्तित इमेज यहां पे आपको प्राप्त होती है। तो ये थे समतल दर्पण की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनको आपको समझना है। ठीक है, तो ये समतल दर्पण की सामान्य और बेसिक बातें हैं। चलिए अगले बिंदु पे चलते हैं। अगला अपना बिंदु है जिसको हम कहेंगे यहां पर गोलीय दर्पण, जिसे हम क्या कहेंगे भाई, गोलीय दर्पण कहेंगे। तो अपने को गोलीय दर्पण को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि गोलीय दर्पण में यह अपने को क्या बताना चाहता है। तो देखो, गोलीय दर्पण को समझते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। मैं आपको बता रहा था दर्पण किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया दर्पण किसे कहते हैं। देखो दर्पण किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि कांच जो होता है उस कांच की किसी एक सतह पर, कांच की किसी एक सतह पर अगर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए, ये कांच है, इस कांच की एक सतह पर अगर यहां पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो इस हिस्से में आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इस हिस्से पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी गई तो ये वो हिस्सा है जहां परावर्तक पदार्थ की पॉलिश है, लेकिन ये वो हिस्सा है जो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। किसका कार्य करता है भाई, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। मैं यहां पे लिख रहा हूं परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। अब परावर्तक पृष्ठ का जो कार्य करता है इसका मतलब क्या है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब यह है कि ये वो पृष्ठ है, वो सरफेस है जिसके ऊपर से रिफ्लेक्शन का इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्शन की घटना घटेगी, यानी परावर्तन की घटना घटेगी, उसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि जो कांच है, मैंने इतना बताया आपको, सिर्फ कांच की एक सतह पर अगर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो उसके दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करता है और इसे दर्पण कहा जाता है। लेकिन अब हमने बोला था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक दर्पण आपका होता है कौन सा, आपका जो है गोलीय दर्पण, और एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण हम देख के आ चुके हैं। समतल दर्पण का सेंस ये है कि ये वो दर्पण है जिस दर्पण की दोनों ही सतह कैसी हैं, समतल सतह हैं। दोनों ही सतह कैसी हैं मित्रों, समतल सतह। यानी जब समतल सतह जब होगी तो समतल सतह के जब एक हिस्से पे परावर्तक पदार्थ की पॉलिश होगी तो दूसरा हिस्सा समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। यहां तक की बेसिक बात है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब बात आती है कि फिर गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो जब आपको इतना समझ में आ गया कि समतल कांच था तो उससे बन गया समतल दर्पण, तो इसका मतलब यह हो गया कि जब कोई कांच जो है वो गोलाकार आकृति में होगा तो उससे क्या बनेगा, गोलीय दर्पण बनेगा। क्या बनेगा मित्रों, गोलीय दर्पण बनेगा। समझिए इसका सेंस क्या है, इस बात को हम समझते हैं। तो देखिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि इसका सेंस क्या है, अपन क्या कर सकते हैं।
देखो ये कोई एक क्या है आपका, ये कोई एक गोला है, ठीक है, इतना आप समझिए एक बार के लिए। ये कोई एक गोला है और गोला किसका है? कांच का। गोला किसका है? कांच का गोला है। यानी एक कांच का गोला है और इस कांच के गोले पर, इस कांच, और ये कांच का गोला कैसा? खोखला कांच का गोला। कैसा है भाई? ये एक खोखला कांच का गोला है, ये एक खोखला कांच का गोला है। आप समझिए एक बार के लिए बात को कि ये एक खोखला कांच का गोला है, ठीक है, कांच का गोला है। अब ये जो खोखला कांच का गोला है, इस खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग, यानी कि इस कांच के खोखले गोले को क्या कर दिया गया है? काट दिया गया है। क्या कर दिया गया है भाई? काट दिया गया है। देखिए ये अपन ने ये वापस से गोला बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सा कि ये यहां से काट दिया गया। आप ऐसा समझिए कि इसका जो हिस्सा है, उस एक हिस्से पर से इसको क्या कर दिया गया है? काट दिया गया है। और कोई इसका तरीका है नहीं जिससे इसको बनाया जा सके, तो अपन ने ऐसे ही बना दिया। आप समझिए कि ये कोई हिस्सा है जिस हिस्से को हमने काट दिया है, ठीक है। यानी एक कांच का खोखला गोला है और इस कांच के खोखले गोले पर हमने क्या करा है कि इसका एक हिस्सा काट दिया गया, यानी एक हिस्सा अब आपके सामने है, दूसरे हिस्से को हमने यहां पे क्या कर दिया है? काट दिया है। अब ये जो हिस्सा आपके सामने बचा एक, या फिर एक हिस्सा ये बचा, यानी दो हिस्से अब आपके सामने हैं, जिनमें से हमने एक को क्या कर दिया है? दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। यानी ये दोनों हिस्से ऐसे थे और हमने इनको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। यहां से हमने दो भागों में बांट दिया। आप समझिए अब इसके साथ में क्या होता है कि अब इसके एक, यानी किसी एक हिस्से को पकड़ो, यानी समझो आप कि मैं सिर्फ अब इधर के हिस्से की बात कर रहा हूं। तो इधर के हिस्से में अगर मैंने एक तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, यानी मैंने बाहर की तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, या मैंने क्या किया कि मैंने अंदर की तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी। आप समझिए कि ये दो हिस्से हैं अलग अलग, जो मैंने व्हाइट लाइन से अलग अलग किए हुए हैं। समझिए ध्यान से कि ये दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जिसके मैंने बाहर की तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, और एक हिस्सा वो है जिसके मैंने अंदर की तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी है। यह दो हिस्से हैं। अब आप समझिए, तो अब हम क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण किसी कांच का खोखला गोला होता है। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यानी एक भाग की बात हो रही है, कटा हुआ भाग होता है जिसके एक हिस्से पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है, तो उसका दूसरा हिस्सा ये वाला, ये जो दूसरा हिस्सा है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करता है। इसे ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो आपको ये वाली बात यहां पे समझनी है, ठीक है। तो अब आप यहां पे आकर के इसको देख सकते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण एक घुमावदार दर्पण होता है जो खोखले गोले का एक भाग है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। यह भी मैं आपको बताऊंगा। अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है और मुख्य अक्ष के समांतर। यह भी नियम अभी आपको बताएंगे। तो अब आपको इसको समझना है, इस दर्पण को आपको समझना है, तो यहां से सारी बातें आपके समझ में आएंगी। तो ये दो दर्पण हमारे सामने यहाँ पे बनाए हुए हैं। अभी हम इनको समझेंगे, इनके सारे नियम को समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि ये आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अभी इनको अपन देखेंगे। तो उसके बाद में अपन देखते हैं कि गोलीय जो दर्पण होते हैं,
गोलीय दर्पणों के कुछ सामान्य नियम हमें पढ़ने हैं, उस नियमों के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एक समस्या होती है, हर विद्यार्थी के सामने एक समस्या आती है। समस्या ये है कि वो कहता है कि साहब ये जो कॉनकेव और आपका जो कॉन्क्लेव जो होता है, यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण जो होता है, इसमें वो फर्क समझ में नहीं आ पाता उसको, कि उसको आपके जो दर्पण में भी यही नाम आते हैं और आपके लेंस में भी यही नाम आते हैं। यहां पे आके उसको बड़ी दिक्कत होती है, यानी वो लेंस में जाता है तो लेंस में भी उसको और दर्पण में भी उसको ये दोनों ही नाम मिलते हैं। कौन से दोनों? उत्तल और अवतल। यहां पे उसको दोनों नाम मिलते हैं, तो वो बड़ा कंफ्यूज होता है। और इसी के साथ में दो नाम और हैं उसके जीवन में संकट लाने के लिए। एक का नाम है अपसारी और दूसरे का नाम है अभिसारी। ये दो तरह के नाम उसको बड़ा कंफ्यूज करते हैं, इनसे वो बड़ा परेशान रहता है। इनका जुगाड़ बताऊंगा, इनका ऐसा जुगाड़ बताऊंगा, और मैं कह रहा हूं अगर किसी विद्यार्थी को इनका जुगाड़ समझ में आ गया, इनकी शक्ल देखते अगर उसको पहचानना आ गया उसको, तो वो इस चैप्टर में कहीं भी मार खाने वाला नहीं है, उसको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, इस चीज की उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले इनके जो नियम है उन नियमों को एक बार बेसिक सा समझ लीजिए, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। तो देखिए इनके जो नियम है वो क्या कहते हैं, उनको समझिए एक बार के लिए आप। नियम ये कहते हैं कि सबसे पहला नियम ये कहता है कि आपको वक्रता केंद्र सी कहां होगा, वो आपको कहता है। ये मैं आपको एक बार बता ही देता हूं कि एक आपको यहां पे बता देता हूं कि आपको मुख्य बिंदु ये कौन कौन से, इसको समझिए। मान लीजिए कि ये आपके सामने दर्पण है, ठीक है, ये आपके सामने क्या है, दर्पण है। अब इस दर्पण में आप समझिए, इस दर्पण में एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इस बिंदु को यहां पे क्या लिखा जाता है, इसको P से डिनोट करते हैं। यहां पे ये जो गोला था, आप समझ सकते हैं कि ये जो गोला था, इस गोले में, इस गोले का, ये पूरा गोला था एक, इस गोले का एक मुख्य बिंदु था। इस गोले का क्या था, एक मुख्य बिंदु था। उस बिंदु से, यानी एक इसका मुख्य बिंदु था, और उस बिंदु से ये जो आधा हिस्सा कटा हुआ है, यानी मान लीजिए कि उस गोले का मध्य बिंदु ये था, तो इस गोले से इस बिंदु को हमने मिलाया। कौन से बिंदु को मिलाया? ये जो इस कर्व का जो बिंदु है, यानी जो वक्र हमारे सामने बचा है, इस वक्र का जो बिंदु है, इनको अगर हमने यहां पे मिलाया, तो इसको मिलाने वाला इस डॉट, इस बिंदु को, जो सर्किल का जो मुख्य बिंदु था, मध्य बिंदु था, उसको हम लिखेंगे सी से, यानी कि कर्व, यानी कि वक्रता केंद्र हम इसे कह सकते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, हिंदी में हम इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, कर्व सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इससे और इसके बीच में इसको जो मिलाया, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं भाई? मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष कह देंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। इस वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे? P कहेंगे। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच, यानी कि जो सेंटर आपका जो है, जो वक्रता केंद्र है C, उसके और बिंदु P के बीचों बीच जो बिंदु होगा, उस वाले बिंदु को हम कहेंगे F। उस वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे? F। और F का मतलब होता है फोकस बिंदु। F का क्या मतलब होता है भाई? फोकस बिंदु होता है, ठीक है। ये बिंदु F आया कहां से, इसको समझिए। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि जो आपका कर्व है, उस कर्व के मध्य बिंदु को हम क्या लिखते हैं? P से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा यहां पे जो C और P के बीच का, उसके बीच में हमारा जो है, यहां पे देखिए, ये इसको P जो पॉल जो होता है, इसको ध्रुव भी बोलते हैं, है ना। तो यहां पे देखिए कि इन दोनों के बीच में, आपके P और आपके C, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन खींची गई है,
इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको हिंदी भाषा में। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन के बीचों बीच में एक बिंदु है और उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। समझिए कि बिंदु पी, बिंदु एफ का जन्म कहां से हुआ, इसको समझिए। तो देखो, जब भी कोई प्रकाश की किरण, समझिए कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, देखो मुख्य अक्ष कौन सा है? ये वाला। इस मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर, ये दर्पण है, इस दर्पण पर आपतित होती है। जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण है, इस पे आपतित होने का मतलब है कि आ रही है। जब आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कौन सी घटना घटेगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था, ध्यान रखने वाली बात है, दर्पण जब भी होगा तो परावर्तन की घटना घटेगी, और जब लेंस जब भी होगा तो अपवर्तन की घटना घटेगी। ठीक है, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु को या ये दोनों जहां काट रही हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु, उस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु या फोकस बिंदु कहा जाएगा। यानी उसे हम डिनोट करेंगे एफ से। किससे डिनोट करेंगे भाई? एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बात है जिसको आपको समझना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपको एक लाइन दे देता है एग्जाम में और नीचे वो यही पूछ लेता है कि उसे क्या कहते हैं। आपको लाइन क्या देगा उसको समझिए। वो लाइन देगा कि किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को कहा जाता है। और वहां वो आपको ऑप्शन में वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस बिंदु, ये सब लाइनें वो वहां पे आपको देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो इन चीज को आपको समझना जरूरी है। तो ये बहुत सामान्य सी डेफिनेशन है कि मुख्य फोकस बिंदु की परिभाषा क्या हो सकती है। अगर आपको समझ में अभी तक नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, इसको मैं फिर से बता दूंगा। वैसे मैंने कई बार आपको बता दिया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं सारी बातों को। ये एक कर्व है, इस कर्व पर आपको देखना है कि इसके जो बीच का जो बिंदु है उसको हम पी यानी पोल यानी कि ध्रुव से लिखते हैं। तो ये जो आपका कर्व है बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी के बीच का, इसे वो किससे डिनोट करता है? पी से डिनोट करता है, इसके मध्य बिंदु को। इस पी से, और ये जो दर्पण आपका है, ये जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, यानी कि ऐसे करके एक कांच का खोखला गोला था, ये एक कांच का खोखला गोला था, इसके मध्य बिंदु को क्या लिखा जाएगा? सी यानी कि वक्रता केंद्र यानी कि कर्व लिखा जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसको सी लिखा जाएगा। तो इस सी को इस पी से मिलाने वाली जो सीधी सरल रेखा है, इस सीधी सरल रेखा को क्या कहा जाएगा? मुख्य अक्ष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मित्रों? मुख्य अक्ष कहा जाएगा। तो यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस बिंदु। उसे हम क्या कहते हैं भाई? मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो आपको बताया यहां पे आपको बताया वक्रता केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है। वक्रता की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है। सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव यानी गोलीय दर्पण का केंद्र पी होता है। मुख्य अक्ष जो है, जो मैंने अभी आपको बताया कि मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी सरल रेखा है। मुख्य फोकस बिंदु की परिभाषा मैंने आपको बार बार बताई है, तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और फोकस दूरी जो होती है वो आपके एफ और आपके बिंदु ओ के मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच की
उसकी बीच की जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी। उसे क्या कहेंगे भाई, फोकस दूरी कहेंगे। तो यहां तक आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम इसके बाद में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से इमेज बनेंगे उसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पे इस चीज को दिया भी गया, आप फिर से देख लीजिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये एक दर्पण है, जिस दर्पण में बाहर की तरफ पॉलिश की गई है, जिसमें बाहर की तरफ क्या की गई है, पॉलिश की गई है। ये देखिए, ये बिंदु है, ये बिंदु है P। ये बिंदु कौन है भाई, P है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, इसका कलर मैं बदलता हूं। ये बिंदु है इसका P। ठीक है, इस वाले बिंदु को क्या कहते हैं, C। क्या कहते हैं, C कहते हैं। C यानी कि वक्रता केंद्र, C यानी कि वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्व। तो उसके बाद में P4 होगा पोल। C और P को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा, C और P को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। यानी ये जो हमने x और y से जो डिनोट कर दिया है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाती है, आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्व रेडियस, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आपको यहां पे ध्यान रखना है। P और F जो है वो आपका क्या है, फोकल लेंथ है। देखो, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जब भी दर्पण से टकराएगी, टकराते ही परावर्तन की घटना घटेगी। उस रिफ्लेक्शन की घटना के बाद ये जिस बिंदु से होकर के गुजरेंगी, जिस बिंदु से होकर के गुजरेंगी, उस बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, मुख्य फोकस बिंदु उसे हमें कहेंगे। तो ये जो नॉर्मल सी आपको बातें थी, ये आपको यहां पे समझाई गई हैं। अब गोलीय दर्पण में परावर्तन कैसे होगा, उस चीज को हम समझेंगे। उसके 3 नियम होते हैं, उनको अपन समझेंगे और उनको समझने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में एक बार बेसिक और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम उसके बीच में रखेंगे, ताकि हमारे को बात समझ में आए। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे 2 बातें आपको बताना बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि आप जो है मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे एक हमारा ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं आपको अभी दे रहा हूं। ये ग्रुप है जिसमें आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, बोधायन एजुकेशन। ये अपना टेलीग्राम पे एक लिंक, आपको एक ग्रुप मिलेगा, जिस पे आप जाकर के मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको जोड़ दिया जाएगा। और दूसरा अपना एक चैनल और है, जिसका मैं आपको अभी बता देता हूं। एक अपना चैनल है बोधायन एजुकेशन। इन 2 पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सिर्फ एक ही मुहिम है
कि आप लोगों को किस तरीके से शिक्षा दी जा सकती है, आपकी शिक्षा में किस प्रकार से मददगार बना जा सकता है। यही हमारी जो है हमारा प्रयास है और यही आपकी उम्मीदें हैं जिस पर खरा उतरने का मैं प्रयास कर रहा हूं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो आप मेरे साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आप मेरे को मैसेज, मेल जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन है, मैंने आपको बताया बोधायन एजुकेशन। आप जब डालेंगे तो वहाँ पे आपको मेरी एप्लीकेशन मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।